पिछली बार हमने प्रथम और द्वितीय अध्याय देखा था। अब हम तीसरा अध्याय देखेंगे कि मोहम्मद गोरी ने दिल्ली के सम्राट पृथ्वीराज चौहान को अपनी जंजीरों में बांध लिया है। उसे बंदी बनाकर खड़ा है, बंदी बनाकर खड़ा करके जोर जोर से हंस रहा है कि हा हा हा, देखो पृथ्वीराज चौहान जो पूरे दुनिया में अपना राज करता है, आज वो मेरे सामने गुलाम बनकर खड़ा है। आज देखो उसे मैंने बंदी बना लिया है, जिससे दुनिया डरती है उसे आज मेरे सामने बंदी बनाकर मैंने उसे खड़ा कर दिया है। हाँ पृथ्वीराज, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें माफ़ कर सकता हूँ, लेकिन एक शर्त पर, एक वचन तुम्हें देना होगा कि तुम्हें जीवन भर मेरा गुलाम बनकर रहना होगा। पृथ्वीराज अपनी आँखों को नटेर कर अर्थात गुस्से में, एकदम गुस्से में देखकर कहते हैं कि मैं पृथ्वीराज चौहान हूँ, मैं किसी की गुलामी या किसी का गुलाम बनकर नहीं जी सकता। इससे अच्छा तो है कि मुझे आप मृत्युदंड दे दीजिए, इससे मुझे मरना मंजूर होगा, लेकिन किसी की गुलामी मुझे करना पसंद नहीं है, मैं किसी की गुलामी कर सकता नहीं हूँ। मोहम्मद गोरी क्रोध से बोलते हैं, तू मेरे सामने बंदी बना खड़ा है, फिर भी तू आंखें नटेर कर मेरे सामने बात कर रहा है, मुझे घूर रहा है, अपनी निगाहें नीचे कर। तो पृथ्वीराज चौहान कहते हैं, क्या तुम जानते नहीं हो, हम राजपूत हैं, राजपूत की आंखें कभी नीची नहीं होती, चाहे मरने के बाद ही उसकी आंखें नीची हो सकती हैं, वैसे उसकी आंखें कोई नीची कर सकता नहीं है, क्योंकि हम राजपूत खानदान से हैं। ऐसा कहते हैं तो मोहम्मद गोरी अपने सैनिकों को इशारा करते हैं और कहते हैं कि जाओ, ये आंखों से मुझे नटेर रहा है, जो ये आंखें मुझे घूर घूर कर दिखा रहा है, इसकी आंखों में गरम गरम सलाखों से इसकी आंखें फोड़ दी जाएं। इस तरह से वो अपने सैनिकों को आदेश देता है और सैनिक आज्ञा अनुसार गरम गरम सलाखें अर्थात सलिया किसकी, पृथ्वीराज चौहान की आंखों को फोड़ देता है। इस तरह से वो उसकी आंखों को फोड़ देता है। आंखें फोड़ने के बाद भी मोहम्मद गोरी को चैन नहीं मिलता और कहता है, हम इसे मृत्युदंड देंगे, पर ऐसे इतनी आसानी से हम इसे मृत्युदंड देने वाले नहीं हैं। अब उनकी आंखें फोड़ने के बाद उसे बंदी गृह में डाल देते हैं। इस तरह से उसे बंदी गृह में डाल दिया जाता है। इधर राजकवि चंद्रवर वरदाई बेचारे अपने सम्राट के लिए बहुत दुखी होते हैं, बहुत चिंतित रहते हैं कि मेरे मित्र की जीवन रक्षा के लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। मोहम्मद गोरी के दरबार में फिर जब उन्हें अच्छा नहीं लगता तो वो मोहम्मद गोरी के दरबार में जाते हैं और चंद्रवर वरदाई मोहम्मद गोरी के दरबार में जाकर उनसे कहते हैं कि तुम्हें पता नहीं है कि एक दिन तुम भी इसी तरह से पृथ्वीराज चौहान के राज्य में बंदी बनकर खड़े थे और तुम्हें पृथ्वीराज चौहान ने एक क्षमादान दिया था, तुम्हें इस चीज़ का पता होना चाहिए। क्या तुम भूल गए? एक दिन तुम जीवन दान के लिए भीख मांग रहे थे पृथ्वीराज से, और भीख ही मांग रहे थे, तुम्हें पता है, भीख और भी भीख। इस तरह से चंद्रवर वरदाई जब गुस्से से बोलते हैं तो मोहम्मद गोरी और भी क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं अपने सेनापतियों को कि फिर उसके बाद वो कहते हैं कि तू पृथ्वीराज चौहान की हिमायत करने आया है, हाँ, उसकी सिफारिश करने आया है। इस तरह से उन्हें भी डांटने लगते हैं, उन्हें भी क्रोधित होकर सुनाने लगते हैं। उसके बाद वो अपने सेनापति को कहते हैं कि जाओ, इसे भी इसके मित्र के साथ बंदी गृह में डाल दो जाकर, ये बहुत ज़्यादा बोल रहा है। अब दोनों जन बंदी गृह में जाकर एक दूसरे की दुख की अवस्था देखकर दुखी हो जाते हैं। चंद्रवर वरदाई उन्हें देखते हैं और अपने गले से लगाते हैं कि ये तुम्हारी क्या हालत हो गई है। पृथ्वीराज चौहान कहते हैं कि मित्र, मैंने जो भी किया, मैंने इसे जो मोहम्मद गोरी को गलती से क्षमादान दे दिया था, उसके लिए मुझे आज भी पछतावा हो रहा है। जो तुमने कहा था मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी और मुझे ऐसी ये परेशानी भुगतनी पड़ी, लेकिन मुझे आज भी अगर ये अवसर मिल जाए तो मैं मोहम्मद गोरी का वध कर दूं, उसे मैं मार डालूं। जैसे ही पृथ्वीराज चौहान ने कहा और जल्दी ऐसा एक अवसर आ गया कि जो पृथ्वीराज चौहान को वो अवसर मिल गया। उसी समय जो मोहम्मद गोरी थे उनके सिपाही बंदी गृह के बाहर बातें कर रहे थे कि सुल्तान अर्थात उनके जो राजा हैं मोहम्मद गोरी, वो तीरंदाजी के खेल का आयोजन करने जा रहे हैं। तीरंदाजी का अर्थ होता है तीर चलाने का जो खेल है उसे वो आयोजन करने जा रहे हैं, उस खेल का आयोजन करने जा रहे हैं, जिसमें अनेक धनुर्धारी
हिस्सा लेंगे। धनुर्धारी अर्थात जो धनुष चलाने की विद्या आती है, जिन्हें वो किसी भी तरह से धनुष चला सकते हैं। तो उनका एक आयोजन होने वाला है और वो आयोजन में सभी देश के जो राजा हैं वो सभी हिस्सा लेने वाले हैं। ये सुनते ही चंद्रवरदाई के दिमाग में हलन चलन होने लगी, अर्थात उन्होंने तुरंत विचार किया कि अब उनके दिमाग में बहुत सारी बातें घूमने लगी। अब चंद्रवरदाई प्रसन्न होकर दौड़ते हुए अपने मित्र के पास जाते हैं और कहते हैं कि गौरी ने तीरंदाजी खेल का आयोजन किया है। किससे कहते हैं वो कि मोहम्मद जो पृथ्वीराज चौहान हैं उनसे कहते हैं कि तुम्हें पता है कि जो मोहम्मद गौरी है उसने एक आयोजन रखा है जिसमें धनुर्विद्या का आयोजन है और सभी देश के राजा उसमें हिस्सा लेने वाले हैं। अब देखना कि यह हमारे जाल में कैसे फंसता है। तुम्हें तो बहुत अच्छी से धनुर्विद्या चलाने आती, तुम आवाज़ के द्वारा भी धनुष को चला सकते हो, इसीलिए तुम्हें भी अब इस अवसर को गंवाना नहीं है, तुम्हें भी इस अवसर को अपने पास लेना है और गौरी मोहम्मद को हमारे जाल में फंसाना है। चंद्रवरदाई सिपाही को बुलाते हैं, जो सिपाही बाहर बातें करते थे उन्हें बुलाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे सुल्तान को बुलाओ, हमें काम है, क्योंकि तीरंदाजी का जो आयोजन वो रखने जा रहे हैं उसके सिलसिले में मुझे भी कुछ बात करनी है। जो सिपाही होता है वो शीघ्र जाता है और सुल्तान को ये खबर देता है, अर्थात सुल्तान अर्थात मोहम्मद गौरी को यह खबर देता है। मोहम्मद गौरी उसे राज्य में आने की अनुमति देते हैं, दरबार में आने की अनुमति देते हैं और कहते हैं बोलो तुम्हें क्या काम है। चंद्रवरदाई कहते हैं कि सुल्तान, आपने जो आयोजन रखा है, खेल का जो आयोजन रखा तीरंदाजी का, उस आयोजन में मेरे मित्र पृथ्वीराज चौहान भी हिस्सा लेना चाहते हैं, तो आप उन्हें भी इसमें हिस्सा लेने की अनुमति दें। मोहम्मद गौरी, क्या एक अंधा तीरंदाजी करेगा? हा 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 हा, ऐसे बोलकर वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। तभी चंद्रवरदाई कहते हैं कि आपने अभी पृथ्वीराज का ये करतब देखा ही कहाँ है, आपने उनका एक ये हुनर है जो आपने अभी देखा नहीं है। आंखें न होने के बावजूद भी वे अच्छा निशाना लगा सकते हैं, आवाज़ सुनकर भी तीर चला सकते हैं। अब मोहम्मद गौरी का अच्छा ऐसा है, असंभव, ऐसा वो कर सकता नहीं है, यह असंभव कार्य है, ऐसा कभी कर सकता नहीं है। लेकिन चंद्रवरदाई ने कहा आप अवसर देकर स्वयं देख लीजिए, एक बार आप उन्हें अवसर दीजिए, देखो वो सचमुच ऐसा कर सकते हैं। तो मोहम्मद गौरी फिर से व्यंग में कहता है, ठीक है, अगर तुम कहते हो तो मैं उसका हुनर देखने के लिए तैयार हूँ, ऐसे भी मुझे उसे मारना है तो उसकी मौत से पहले मैं एक हुनर भी देख लूँ। चलो ठीक है, तो पृथ्वीराज को भी यहाँ पर बुलाया जाए। तो इस तरह से पृथ्वीराज को वहाँ आने की और उस आयोजन में आने की अनुमति दी जाती है। उसके साथ मोहम्मद गौरी यह भी कहता है कि देखो, अगर तुम्हारा जो मित्र है पृथ्वीराज चौहान, अगर उसका निशाना चूक गया तो उसके साथ साथ हम तुम्हें भी मौत की सज़ा देंगे, बोलो मंजूर है? चंद्रवरदाई कहते हैं ठीक है, मुझे यह मंजूर है। पुनः उन्हें बंदी गृह में प्रवेश किया जाता है, फिर से उन्हें बंदी गृह में लेकर जाया जाता है। चंद्रवरदाई पृथ्वीराज चौहान से कहते हैं कि महाराज, गौरी अर्थात मोहम्मद गौरी को परास्त अर्थात हराने का यह सुनहरा अवसर है। अगर इस अवसर को तुम नहीं लोगे तो हमें दोबारा ऐसा अवसर मिलने वाला नहीं है। इस खेल में आप तवे पर बाण न चलाकर गौरी पर निशाना साधोगे, मोहम्मद गौरी पर निशाना साधना। पृथ्वीराज कहते हैं कि मुझे कैसे पता चलेगा कि गौरी किस तरफ बैठा हुआ है, किस तरफ बोलना चाहता है, वो कहाँ पर कौन से आसन पर ग्रहण है, ये सब मुझे कैसे पता चलेगा? चंद्रवरदाई कहते हैं कि जब मैं दोहा गाऊंगा उस दोहे के अंदर मैं तुम्हें बताऊंगा कि मोहम्मद गौरी किस तरफ बैठे हुए हैं और आप मेरे शब्दों के आधार पर गौरी के ऊपर तीर चलाना। इस तरह योजना बनाकर पृथ्वीराज के साथ चंद्रवरदाई तीरंदाजी के खेल में उपस्थित होते हैं और उपस्थित होने के बाद चंद्रवरदाई सुल्तान को कहते हैं, सुल्तान अर्थात मोहम्मद गौरी को कहते हैं कि तवे से निकली आवाज़ सुनकर पृथ्वीराज उस तवे पर निशाना तो साधेंगे, लेकिन साथ साथ तुम्हें उन्हें हुक्म भी देना होगा। तुम्हें ये बात कहनी होगी,
आपको 3 बार कहना होगा, हुक्म देना होगा, तभी मेरे मित्र तीर चलाएंगे, अन्यथा वो तीर चला नहीं पाएंगे। क्योंकि हमारे यहाँ रिवाज है कि जब कोई हुक्म आदेश देता है, हुक्म अर्थात आदेश देता है, तभी हमारे यहाँ तीर चलाई जाती है। तो तुम्हें 3 बार आदेश देना होगा, हुक्म है, इस तरह से आप कहोगे, तभी तभी पृथ्वीराज चौहान तीर चलाएंगे। मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज को हुक्म देते हैं, तीर चलाओ पृथ्वीराज, तीर चलाओ। और पृथ्वीराज चौहान अपने हाथों में धनुष और बाण लेकर तैयार हो जाते हैं और चंद्रबरदाई दोहा गाना शुरू करते हैं। उनके दोहे और मोहम्मद गोरी दोनों की आवाज़, एक तरफ मोहम्मद गोरी उन्हें इशारा कर रहे थे कि पृथ्वीराज चलाओ, निशान लगाओ, पृथ्वीराज निशान साधो, इस तरह से वो बोल रहे थे। और एक तरफ चंद्रबरदाई दोहा गा रहे थे। दोनों की आवाज़ सुनकर पृथ्वीराज ने क्या किया, तीर को चला दिया। और जैसे ही उन्होंने तीर को चलाया, वैसे गोरी के हृदय में जा लगा और उसकी तुरंत ही मृत्यु हो गई। पृथ्वीराज चौहान, मैंने अपनी हार का बदला ले लिया। जब उन्होंने पृथ्वीराज चौहान ने तीर चलाया और मोहम्मद गोरी के सीने में जाकर लग गया, और जैसे ही उनके सीने में लगा वैसे वो परास्त हो गया, अर्थात हार गया। और जैसे ही योजना के अनुसार वो हार गया, तो पृथ्वीराज ने उससे कहा कि मैंने भी अपने हार का तुमसे बदला ले लिया है। ऐसा कहकर ये दोनों जो चंद्रबरदाई थे और पृथ्वीराज रासो एक दूसरे के पेट में ये दोनों छुरा घोंप देते हैं, तलवार घोंप देते हैं, और दोनों की भी मृत्यु हो जाती है। लेकिन पृथ्वीराज चौहान कहते हैं पीड़ा भरे स्वर में, क्योंकि उनके पेट में तलवार लगी हुई थी, तो पीड़ा भरे स्वर में कहते हैं कि गुलामी से अच्छा तो है जीना, गुलामी से अच्छा है तो मृत्यु लोक जाना, यानी कि मरने को अपने अंदर ग्रहण कर लेना। मैं मरना कबूल कर सकता हूँ, लेकिन किसी की गुलामी कबूल कर सकता नहीं हूँ। दुश्मनों के हाथों मरना पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ है। पृथ्वीराज चौहान कहते हैं कि मैं दुश्मनों के हाथों मरना नहीं चाहता, क्योंकि ये मेरे राजपूत के खिलाफ है, ये मेरे शान के खिलाफ है। इस तरह से पृथ्वीराज चौहान और चंद्रबरदाई भी एक दूसरे को तलवार मारकर मर जाते हैं, और ये लोग मोहम्मद गोरी को भी मार देते हैं। इस तरह से यह हमें ऐतिहासिक नाटक देखने को मिलता है। आप सबको ये नाटक समझ में आया? आप सबको ये लेसन समझ में आया? चलिए ठीक है, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अस्तु।